नमस्कार। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। दोनों ओर से घमासान जारी है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उसके कई हथियारों को उसने नष्ट कर दिया है, उसके कई सैनिकों को उसने मार गिराया है और साथ ही साथ उसके कई स्थानों को उसने नष्ट भी कर दिया। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं है, वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और रूस के कई सैनिकों को उसने मार गिराया, उसके कई हथियारों को नष्ट कर दिया है। इस युद्ध की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या इसमें अन्य देश शामिल होंगे? क्या अन्य देशों के शामिल होने से यह युद्ध जो है विश्व युद्ध हो सकता है? इस युद्ध को रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका हो सकती है? इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने रक्षा विशेषज्ञों की भी सलाह लेते रहेंगे। तो आइए पहले सर्वप्रथम हम दोनों की स्थिति देखते हैं विश्व के मानचित्र पे। दोनों ये देख लीजिए, एक तरफ रूस है तो छोटा सा ये यूक्रेन है। हम सभी जानते हैं कि यूरोप के दोनों देश हैं, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है रसिया है, और ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा देश है। और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो यूक्रेन है। आपको दूसरे चित्र के माध्यम दिखाते हैं, ये देखिए। अब यदि दोनों देशों की क्षेत्रफल की तुलना करें तो जो यूक्रेन का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 6,03,628 वर्ग किलोमीटर। इसकी तटीय रेखा की बात करें कि तो इसकी जो लंबाई है तटीय रेखा की 2,782 किलोमीटर है। यह जो यूक्रेन है विश्व का 46वां सबसे बड़ा देश है। अब यदि रूस की बात करते हैं तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,71,05,200 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का लगभग 8वें हिस्से के ये बराबर है। अब बात करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच जो विवाद है उनके क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो जब सोवियत संघ विघटन हुआ था तो 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था। तभी से रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद बढ़ गए थे। दूसरा जो विवाद का कारण है, यूक्रेन 4 नाटो देशों से की सीमा से जुड़ा हुआ है और वहाँ से रूस की एक गैस पाइपलाइन गुजरती है जिसकी सुरक्षा की चिंता रूस को हमेशा सताए रहती है। इसीलिए वो यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो आइए इस पर हम अपने रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पूर्व प्राचार्य पिपिन कॉलेज कानपुर के पास चलते हैं। उन पर उनका इस पर क्या विचार है, आइए आइए सुनते हैं अपने रक्षा विशेषज्ञ की बात। नमस्कार। यूक्रेन रूस विवाद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम सभी को ये पता है कि 2014 में क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, को रूस द्वारा भौतिक रूप से अपनी सीमाओं में मिला लेना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की यूक्रेन का भयभीत होना स्वाभाविक ही है और इसी के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों अथवा नाटो संगठन का सदस्य बनने की यूक्रेन की इच्छा किसी भी दशा में रूस को अच्छी नहीं लग रही। इसी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप ही रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात कर रखा है, जो निरंतर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस पूरी दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश करेगा कि पूर्व सोवियत संघ की शक्ति रूस के पास है। दूसरी तरफ नाटो देशों का इस विवाद में उलझना तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की घंटी का स्पष्ट संकेत दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए बहुत ही सावधानी से रूस और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के मध्य संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि रूस से हमारा 60% से अधिक हथियारों का
आयात हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के विरुद्ध अमेरिका का सहयोग निर्विकार रूप से भारत के लिए अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हम विवाद के अन्य कारणों पर चर्चा करते हैं, जिनमें से एक है कि वर्तमान में यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता पर विचार करना, क्योंकि रूस ये जानता है कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो उसके सीमा के पास नाटो के जमावड़ा हो जाएगा, उसके ठिकाने बन जाएंगे और उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। हालांकि नाटो ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी रूस चिंतित है और उसकी सदस्यता का वो विरोध कर रहा है। अगला जो मुख्य बिंदु है, सन 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करना है। क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण ही यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है वो अधिक गंभीर हो गया है। क्रीमिया पर रूस का जो कब्जा है उस पर तर्क है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रूसी जनसंख्या के लोग रहते हैं और रूसी लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी रूस की है। तो आइए इस पर हम अपने दूसरे रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मोहन मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग, डीएवी कॉलेज कानपुर से बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद का मुख्य कारण है कि सोवियत संघ से जब से यूक्रेन अलग हुआ है, रूस और पश्चिम के जो देश हैं इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके पश्चात यह देखा गया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन और रूस पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यानी वो ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन जो है कभी भी रूस के नियंत्रण में न आने पाए, उसको पूरी तरीके से रूस से वो पृथक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें इस क्षेत्र का जो काला सागर है उसमें रूस की बहुत जबरदस्त रुचि है। कारण यह है कि इस क्षेत्र का जो भू राजनीति है वह अद्वितीय है और यह रूस को कई दृष्टिकोण से भू राजनीतिक लाभ प्रदान भी करता है, क्योंकि यह क्षेत्र माल और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन का एक क्षेत्र जिसको हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, 2014 में वहां पर रूस के समर्थन से अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसका कारण यह था कि वहां 15% से लेकर के 80% जनता जो है रूस के पक्ष में अपना आवाज बुलंद कर रही थी, जिसके कारण रूस क्रीमिया पर 2014 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसके साथ ही साथ डोनबास क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जो दो क्षेत्रों से मिलकर बना है, डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्र, इस पर भी रूस की नजर है और 2014 से ही रूसी समर्थक इस अलगाववादी आंदोलन को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की सरकार के थैंक यू सर। तो इस विवाद का मुख्य कारण क्रीमिया है, जिसको हम आपको नक्शे द्वारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप क्रीमिया देख रहे हैं, जो कि चारों तरफ से क्या, तीन ओर से काले समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत पक्ष है। इसी के कारण रूस और यूक्रेन के बीच में अक्सर विवाद होते रहते हैं। अब यदि हम दोनों देशों की शक्तियों के बारे में चर्चा करें तो सैन्य शक्ति में रूस जो है 30 लाख सैनिक उसके पास हैं,
सक्रिय रूप से जो रूस के सैनिक हैं 10 लाख हैं, वहीं यूक्रेन 11.55 लाख सैनिक हैं, जिसमें से मात्र 2.55 लाख सैनिक ही सक्रिय हैं। अब चर्चा करें हथियारों में, तो लड़ाकू विमान जो रूस के पास हैं 1531 हैं और यूक्रेन के पास 67 ही मात्र हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो रूस में 538 हैं और यूक्रेन के पास मात्र 34 हैं। टैंक में रूस सबसे आगे है, उसके पास 13,000 टैंक हैं और यूक्रेन के पास मात्र 2430 है। अब यदि बात करते हैं रक्षा खर्च पे कि किस देश का रक्षा खर्च सबसे अधिक है, तो रूस का यूक्रेन से 10 गुना अधिक खर्च है। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो रूस की अर्थव्यवस्था भी यूक्रेन से 10 गुना अधिक है। ये सब तुलना करने पर हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन रूस के आगे कहीं नहीं टिकता है। फिर भी यूक्रेन हमले का जवाब दे रहा है और उसने हार न मानने का निश्चय किया है। तो आइए हम अपने तीसरे रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राम तिवारी, जो हमारे तीसरे रक्षा विशेषज्ञ हैं विसिटी कॉलेज महाविद्यालय कानपुर से, हम बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज वर्तमान परिवेश में विश्व परिदृश्य पर महाशक्तियों द्वारा जो एक अभिनय और स्वांग किया जा रहा है, उस परिपेक्ष्य में रूस और यूक्रेन के महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने की परम आवश्यकता हो गई है। कोरोना कालखंड के बाद ऐसी स्थितियां बन जाना बड़ा ही विस्मयकारी है, क्योंकि कोरोना कालखंड के बाद कभी ये परिकल्पना नहीं करी जा रही थी कि इस प्रकार का परिदृश्य विश्व की महाशक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दिया जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन जाएंगे। रूस और यूक्रेन का विवाद समझने से पूर्व यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा समझना आवश्यक है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोवा सागर से मिलती हैं। इसकी राजधानी कीव है। वर्तमान में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शेमगिल हैं, जो 8 मार्च 2020 से सत्तासीन हैं, और वोलोडिमिर जेलेंस्का यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के विवाद का अगर अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के फलस्वरूप अस्तित्व में आए यूक्रेन अपने प्रारंभ से ही भू राजनीतिक, भू सामरिक एवं भू आर्थिक चक्रव्यूह से घिर गया है। चूंकि स्वाधीन यूक्रेन में दो सत्ता संगठन अपने अधिकार क्षेत्र अलग अलग समूहों की ओर बढ़ाने में लग गए हैं। एक संगठन रूस की ओर लगाव रखता है तो दूसरा पश्चिमी देशों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उनकी ओर बढ़ता चला गया है। रूस ने यूरोप की ओर यूक्रेन के बढ़ते रूस को बदलने के लिए सन 2014 में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कार्रवाई कर उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। रूस वर्तमान परिवेश में यूक्रेन का नाटो देशों में शामिल होने का विरोध कर रहा है। उसके कारण महत्वपूर्ण है। रूस को इस बात का डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के पास हो जाएंगे। परंतु इससे पूर्व 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया है। रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण कारण समझ में आता है, वह है कि क्रीमिया को लेकर जो तनाव है वो वर्तमान में चलता चला आ रहा है। 2003 की संधि के अनुसार रूस और यूक्रेन के मध्य कर्स्क जलमार्ग और अजोवा सागर के बीच जल सीमाएं बटी हुई हैं। अजोवा सागर जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्स्क के तंग मार्ग से होकर इसमें प्रवेश किया जा सकता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाजों की निगरानी शुरू की, जिसका यूक्रेन ने विरोध किया। रूस ने कर्स्क में तंग जलमार्ग पर पुल के नीचे टैंकर तैनात कर अजोवा सागर का रास्ता बंद कर दिया। तो इन उदाहरणों का पर्याय यह है कि रूस और यूक्रेन के मध्य वर्तमान में जो स्थिति विश्व परिदृश्य में दृष्टिगत हो रही है, इससे पूर्व भी रूस और यूक्रेन के मध्य छोटे छोटे बिंदुओं पर विवाद होता रहा है। लेकिन वर्तमान कालखंड में इस विवाद का पूरे विश्व में बृहद रूप में दिखाई पड़ना, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो नाटो देश हैं वो यूक्रेन को अपने साथ सम्मिलित करना चाहते हैं और उसका मुखिया अमेरिका है। रशिया का जो सबसे बड़ा विरोध करने का कारण है वह यह है कि वर्तमान परिवेश में रूस और यूक्रेन गैस विवाद जो है वो प्राकृतिक गैस आपूर्ति कीमत को लेकर भी
होता रहा है। यूक्रेनी तेल गैस कंपनी नाफ्टोहम यूक्रेनी और रूसी गैस आपूर्तिकर्ता गजप्रोम के बीच कई विवादों का उल्लेख है। ये विवाद साधारण न होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों में भी बदले गए हैं। इसमें कई देशों के राजनीतिक नेता शामिल हैं जो रूसी आपूर्तिकर्ताओं से प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर कर यूरोपीय देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए खतरा भी हैं, जिन्हें यूक्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो दो विवाद के प्रमुख कारण है, एक तो यूक्रेन नाटो देशों में न शामिल हो रूस की चाहत है, और दूसरा रूस का आर्थिक हित है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक हित है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह का विश्व की रूपरेखा बढ़ रही है उसमें प्राकृतिक गैस की भूमिका बहुत आने वाले समय में बहुत ही बृहत स्तर पर होने वाली है। तो रूस यूरोपीय संघ में खपत होने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग 1/4 प्रदान करता है और उन निर्यातों में से लगभग 80% यूरोपीय संघ में आने से पूर्व यूक्रेनी मिट्टी में पाइपलाइन के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो यह जो 80% प्राकृतिक गैस की सप्लाई रसिया की यूक्रेन के माध्यम से होती है, अगर यूक्रेन अपने आप को विश्व की अन्य महाशक्तियों के संरक्षण में कर लेगा तो रसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा और इससे रसिया को बहुत बड़ी आर्थिक हितों का नुकसान होगा। और अगर उसे नाटो देशों का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा तो भविष्य में यूक्रेन को किसी भी तरीके से रसिया द्वारा दबाया नहीं जा सकेगा। कोरोना कालखंड के बाद बड़ी अविश्वसनीय स्थिति है कि इस तरीके की रूपरेखा विश्व परिदृश्य पर बन रही है जो अविश्वसनीय है, क्योंकि कोरोना कालखंड में केमिकल वेपन्स की शुरुआत हो चुकी है और मेरा यह मानना है कि केमिकल वेपन्स के युग में जिसमें चाइना ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने अप्रत्यक्ष केमिकल वेपन का प्रयोग, अप्रत्यक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्व ने अभी स्वीकार नहीं किया है कि केमिकल वेपन का या प्रतिरूप कोरोना है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाइना ने केमिकल वेपन्स के द्वारा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक विश्व परिदृश्य में 50 लाख लोगों को मार दिया है। 50 लाख लोग बिना लड़ाई के अगर मारे जा सकते तो ऐसे कालखंड में हथियारों के द्वारा युद्ध लड़ा जाना विश्व की महाशक्तियों द्वारा बड़ा ही अविश्वसनीय है। लेकिन वर्तमान कालखंड में कोरोना कालखंड के बाद विश्व की बड़ी महाशक्ति अमेरिका और रसिया विश्व के मंच पर एक अभिनय करके यह दिखाना चाह रहे हैं कि कोरोना कालखंड के बाद हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही सर्वश्रेष्ठ थे। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का हमला इस प्रकार का नहीं करेगा कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, लेकिन रूस द्वारा इतना दबाव बनाकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया जा रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः हमारे किसी भी अंग को आप स्वयं के अधीन मत करें, आप अपने दायरे में रहें और हम अपने दायरे में रहें। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि आर्थिक हितों का टकराव चल रहा है और विश्व के छोटे देश जिसको हम विकासशील देश कह रहे हैं वे इन दोनों महाशक्तियों के अभिनय में फंसे हुए चाइना द्वारा प्रायोजित कोरोना के मूल मुद्दों से भटक गए हैं और विश्व की महाशक्तियां भी, जिसमें रूस विशेषकर यह चाहता है कि चीन की तरफ से विश्व की अन्य देशों का ध्यान बढ़ जाए और कोरोना फैलाने का अपराधी चाइना विश्व परिदृश्य में संरक्षित हो जाए। और विश्व की महाशक्तियां यह भी नहीं चाहती हैं कि केमिकल वेपन्स बनाने की शुरुआत विकसित देशों द्वारा हो, इसलिए वह विश्व का ध्यान इस तरफ से हटाना चाह रही हैं, जो कि निंदनीय है। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि रूस यूक्रेन को अपने अधीन ही रखेगा और अमेरिका इसका कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। वार्ताओं के बहुत दौर चल रहे हैं जिसमें यह देखने में आया कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जो अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। यहाँ से वे जिनेवा का रुख करेंगे। उनकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होगी और प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। तो ये जो वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, अभी कल ही देखने में आया है कि रूस ने अपनी बहुत सारी सेनाएं अपनी सीमाओं से वापस भी लाना शुरू कर दिया है। तो अंत में वार्ता की मेज पर रसिया द्वारा अमेरिका को यह संदेश दिया जाएगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे किसी भी उपनिवेश को आप छेड़ने की चेष्टा ना करें।
लेकिन इन सभी परिप्रेक्ष्य में जो अप्रत्यक्ष बातें हैं जो नहीं देखने में आएंगी कि चाइना द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को विश्व के महाशक्तियों द्वारा भुला दिया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के मुख्य कारण। अगले वीडियो में हम अपने रक्षा विशेषज्ञों के साथ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो को से जुड़ने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।